हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुहसिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाचन के बारे में। वाचन क्या है और वाचन के मुख्य भेद क्या है। वाचन मतलब बोलना है, ठीक है। वाचन के मुख्य भेद क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपका आ जाता है छात्र से संबंधी वाचन होता है और शिक्षक से संबंधी वाचन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर छात्र से संबंधित वाचनों के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला आ जाता है आपका सस्वर वाचन। सस्वर मतलब जिसमें स्वर के साथ बच्चा बोल रहा है, वो सस्वर वाचन है। नाटक, एकाकी उपन्यास, स्मरण, संस्मरण, डायरी का सस्वर वाचन किया जाता है, ठीक है। किसी एकाकी को पढ़ना है, किसी उपन्यास को पढ़ना है, संस्मरण को पढ़ना है, नाटक को पढ़ना है, तो इन सब में क्या हो रहा है, बोल रहा है बच्चा। छात्र अर्थ ग्रहण करते हुए आवाज के साथ उच्चारण करता है, मतलब सस्वर, स्वर के साथ, आवाज के साथ उच्चारण कर रहा है, तो वह आपका सस्वर वाचन है और ये छात्र से संबंधित वाचन है। दूसरा आ जाता है आपका मौन वाचन। अब ये मौन वाचन क्या है? कल्पना, तर्क, चिंतन शक्ति को विकसित करना, बिना आवाज के बुदबुदाते हुए उच्चारण या गहन अध्ययन व मनन के लिए करना। इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है मस्तिष्क और साथ ही में बहुत गहन अध्ययन किया जाता है मौन वाचन में। आप लोग भी मौन वाचन करते होंगे कभी, बिना बोले, बिल्कुल ही बिना बोले आप बस पढ़ रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है हमारा माइंड एंड वहाँ पर हम बहुत गहन अध्ययन कर रहे होते हैं, कल्पना कर रहे होते हैं, तर्क कर सकते हैं, चिंतन शक्ति को बहुत ज़्यादा विकसित करता है। तो ये भी एक छात्र के लिए ही वाचन है और ये वाचन का प्रकार है मौन वाचन। अब आ जाता है एक द्रुत वाचन। ये द्रुत वाचन क्या होता है? कहानी, कथा, निबंध, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी विद्या का द्रुत वाचन किया जाता है। शीघ्रता के साथ गति से अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ते हैं। कोई कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई कहानी पढ़ी जा रही है तो उसमें भी गति के साथ अर्थ ग्रहण करें। अर्थ जरूर ग्रहण हो रहा है, ठीक है, बिना अर्थ के कुछ नहीं है। अर्थ ग्रहण करते हुए बच्चा पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, कोई कथा पढ़ रहा है, निबंध पढ़ रहा है, आलोचना पढ़ रहा है, आत्मकथा, जीवनी विद्या, इस तरह की कोई भी चीज़ पढ़ रहा है तो वो आपकी द्रुत वाचन के अंतर्गत आएगी। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सस्वर वाचन में यहाँ पर संस्मरण, डायरी का सस्वर वाचन किया जाता है, ठीक है, आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। और शिक्षक से संबंधित वाचन, वो हमने जो अभी पढ़े वो छात्र से संबंधित वाचन थे। अब हम पढ़ेंगे शिक्षक से संबंधित वाचन, जिसमें पहला है आपका आदर्श वाचन, ठीक है। आदर्श वाचन क्या है? अब ये आदर्श वाचन क्या है? केवल शिक्षक शब्द, वाक्यांश, वाक्य का शुद्ध उच्चारण करता है और छात्र सुनते हैं। अब शिक्षक से संबंधित है तो जाहिर सी बात है इसमें शिक्षक जो होगा वो सक्रिय रहेगा, यानी कि एक्टिव रहेगा। तो जो आदर्श वाचन है इसमें केवल शिक्षक शब्द, वाक्यांश, वाक्य का शुद्ध उच्चारण करेगा और बालक सुन रहे होंगे। अनुवाचन क्या है? पहले शिक्षक शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ते हैं और बाद में पीछे पीछे से छात्र उसी बात को उच्चारित कर देते हैं, ठीक है, ये अनुवाचन है। पहला क्या था? शिक्षक से संबंधित वाचन ये आदर्श वाचन था, जिसमें केवल शिक्षक बोलेगा, बच्चे सुनेंगे। अनुवाचन में क्या है? शिक्षक पहले कोई बात बोलेगा, बच्चे उसे पीछे पीछे से उच्चारित करेंगे, ठीक है। अनुकरण वाचन क्या है? अनुकरण वर्ड से आप समझ जाएंगे। अनुकरण से आपको किसी का नाम याद आना चाहिए था, स्किनर। अनुकरण का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, ये सब किसने दिए थे? बीएफ स्किनर ने दिए थे। उन्होंने बोला था कि बच्चे जो है अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है, जैसा टीचर करता है वैसा ही बालक करते हैं। बात को भूलना नहीं है, किसी भी बात को, इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। तो अनुकरण वाचन शिक्षक व छात्र दोनों एक साथ शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ते हैं। अब पहले क्या था आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आदर्श वाचन आया सबसे पहले, जिसमें शिक्षक ने बोला, बच्चे सुनते रहे। अनुवाचन आया, उसने कहा शिक्षक ने, मैं बोल रहा हूँ मेरे पीछे दोहराना, साथ में मत बोलना। फिर थोड़ी सी अच्छा टीचर आया, उसने कहा चलो ठीक है, मैं भी बोल रहा हूँ तुम भी बोलो, साथ साथ कोई शुद्ध उच्चारण करने लगे भाषा का। फिर आया प्रतिभा, प्रतिभावान और प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली ये सब कुछ क्या है? बच्चे स्वयं चिंतन मनन करता है, जरा सा एफर्ट देने पर ही सीख जाता है। बच्चा जो है वो प्रतिभाशाली है, बच्चा जो है वो थोड़ा सा होशियार है, कहने का मतलब ये है। बच्चा स्वयं चिंतन मनन कर सकता है। बच्चा जरा सा उसको आप एफर्ट देंगे, जरा सी उसकी मदद करेंगे अधिगम में, तो वो खुद से सीखने लगता है चीज़ों को, होशियार बच्चा।
कहने का मतलब बहुत आम भाषा में होशियार बच्चा, प्रतिभाशाली है, प्रतिभा है, प्रतिभावान है, प्रतिभाशाली है। ठीक है, अब आ जाता है सर्जन, सर्जनात्मकता, सर्जनशीली, सारे जो हैं वो पॉजिटिव वर्ड्स रहते हैं एग्जाम में, पॉजिटिव हैं ये सारे वर्ड्स। बच्चा स्वयं नियम बनाता है और कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते फिर भी स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, मतलब सर्जनात्मकता होती है बच्चों में, सर्जनशील होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, नई नई चीज़ों में उनका इंटरेस्ट आता है। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ने में ही, ज़रूरी नहीं किताबों में ही वो ठीक हों, उनको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं फिर भी वो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, तो वो सर्जन है बच्चा, वो सर्जनशील बच्चा है, वो सर्जनात्मकता का गुण पाया जाता है उसमें, सर्जन है वो। रचना, रचनाशील, रचनात्मकता, ये सब भी बच्चा क्या कर रहा है, नया प्रोडक्ट बना लेगा। साइंस के प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे, प्रोडक्ट बना लेगा, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बच्चा है तो वो रचनाशील बालकों में से आएगा। सब बच्चे रचनाशील हों ऐसा भी नहीं है पॉसिबल, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। तो हमने अभी सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते चलना है क्योंकि याद करते चलना है ना। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था वाचन से, तो हमने ये जाना था कि छात्र से संबंधित वाचन अलग हैं और शिक्षक से संबंधित वाचन अलग हैं। हमें ये पता चला कि छात्र से संबंधित 3 प्रकार के वाचन थे, एक सस्वर वाचन था, एक मौन वाचन था और एक द्रुत वाचन था। सस्वर वाचन वह था जिसमें आवाज़ के साथ पढ़ा जा रहा था। मौन वाचन में बहुत गहन अध्ययन होता है क्योंकि इसमें आवाज़ तो आती नहीं लेकिन हाँ वाचन हो रहा होता है, तो इसमें हमारी तर्क शक्ति का विकास होता है, हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है, चिंतन शक्ति को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। द्रुत वाचन क्या था, कहानी है, कथा है, निबंध है, आलोचना है, आत्मकथा है, जीवनी विद्या है, इन सब का द्रुत वाचन किया जाता है, मतलब शीघ्रता के साथ गति से इसका अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ा जाता है। अब शिक्षक से संबंधित वाचन था, सबसे पहले आया आदर्श वाचन। शिक्षक अपने आप को आदर्श बहुत समझ रहा था लेकिन वो था नहीं, वो क्या कर रहा था कि खुद उच्चारण कर रहा था शब्द का या किसी भी चीज़ का, लेकिन बच्चे सिर्फ सुन रहे थे। अनुवाचन आया तो दूसरा शिक्षक आया, उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं उच्चारित करता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे बोलो। अनुकरण वाला वाचन वाला शिक्षक आया, उसने कहा कि साथ साथ बोलते हैं, शिक्षक व छात्र दोनों एक साथ शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ते हैं। तो ये सब वाचन है, वाचन मतलब होता है बोलना। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में जाना, बच्चे को ज़रा सा भी एफर्ट्स दिया जाएगा तो वो काम कर जाएगा, सीख जाएगा जल्दी। सर्जन, क्रिएटिव बच्चा है, रचना बना रहा है, नए प्रोडक्ट बना रहा है, नियमों को जल्दी समझ जा रहा है, ज़रूरी नहीं है पढ़ने में अच्छा हो लेकिन और चीज़ों में अच्छा है, तो वो सर्जनशील बालक है। अब आ जाता है आपका 2 या 2 से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करना। हम जानते हैं ये भाषा के कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सबसे पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे और लिखेंगे। जितना ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग हम बच्चों को सिखाते समय करेंगे, बच्चा उतनी ही जल्दी सीखेगा। यानी कि बच्चे को जब पढ़ा रहे हों, क्योंकि हम शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो शिक्षण की विधियों में से एक विधि ये भी मान लीजिए आप कि जब बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो इंद्रियों का प्रयोग किया जाए। मतलब एक टीचर बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस खड़ा हुआ है और वो बस बच्चों को पढ़ा रहा है, तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। अपनी इंद्रियों का, आँखों को चला करके, और मतलब बच्चों को इशारे दे करके समझाना चाहिए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए, इंद्रियों का खूब प्रयोग करना चाहिए, तो बच्चा उतनी ही जल्दी सीखेगा। बच्चा अधिक से अधिक इंद्रियों का भी प्रयोग कर सके। एक तो टीचर को भी एक्टिव रहना है क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, और बच्चे को भी एक्टिव रहना है, तो बच्चा भी अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग कर सके। मतलब बच्चे के अंदर, क्योंकि ये सब कुछ कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आता है, बच्चों को पढ़ने के साथ साथ उसकी एक्टिविटी, हर एक्टिविटी उसकी हर क्षेत्र में उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अब आ जाते हैं अनेक अवसर, विविध तरीके, विभिन्न प्रकार और वैविध्यपूर्ण वातावरण और उनके ढंग। यानी कि बच्चों को अलग अलग तरीकों से सिखाना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे एक तरीके के नहीं होते। ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तित्व भिन्नताएं पाई जाती हैं। सब बच्चे एक ही प्रकार के नहीं हो सकते। हम उन्हें समावेशी शिक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इस वाले बालक को इस वाले बालक के जैसा होना चाहिए। सबका IQ लेवल अलग अलग होता है, सब बच्चे अलग अलग होते हैं। सभी की चीज़ों को जो है एक्सेप्ट करना है, वही समावेशी शिक्षा है।
तो बच्चों को क्या करना है, अलग अलग तरीक़ों से सिखाना चाहिए। किसी बच्चे को हो सकता है जल्दी चीज़ें समझ आ जाएं, किसी को देर में समझ में आए, किसी को किसी तरीके से समझ में आ जाए, किसी को थोड़ा अलग तरीके से आपको हो सकता है रोल प्ले करके आपको समझाना पड़ जाए। तो बच्चों को अलग अलग तरीक़ों से सिखाना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे एक तरीके से नहीं सीख सकते। अलग अलग विधियों का, अलग अलग शिक्षा, इतनी सारी जो शिक्षण विधियाँ आई वो इसीलिए बनाई गई क्योंकि अलग अलग विधियों का प्रयोग करके बच्चों को TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी टीचिंग स्किल्स में, उनका प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब आ जाता है यहाँ पर प्रिंट, समृद्ध वातावरण, समृद्ध परिवेश, भाषा से संबंधित विषय वस्तु का चित्रण। इस बात को कहने का मतलब क्या है कि क्लास में चार्ट वगैरह लगे होने चाहिए, चार्ट डायग्राम वगैरह बने हुए होने चाहिए। तो जितनी उन चीज़ों को देख करके बच्चा और ज़्यादा, क्योंकि बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, उससे और ज़्यादा बच्चा सीखेगा। क्लास में चार्ट वगैरह लगाने चाहिए, लगाते भी हैं, क्लासरूम में चार्ट पेपर वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है बच्चे को सिखाने का। तो बच्चे को कैसा वातावरण देना चाहिए, प्रिंट समृद्ध वातावरण देना चाहिए। ये वर्ड आपको याद रखना है, प्रिंट समृद्ध वातावरण होना चाहिए कक्षा का, समृद्ध परिवेश होना चाहिए कक्षा का, भाषा से संबंधित विषय वस्तु का चित्रण भी किया जाना चाहिए बच्चे का, तो बच्चा उससे और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये बात लिखी गई है कि क्लास में चार्ट पेपर लगे होने चाहिए। बहुभाषा, अब ये बहुभाषा क्या है, बहुभाषी कक्षा, बहुभाषाई शिक्षण, बहुभाषाई शिक्षक, ये सब कुछ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, तो कोई इंग्लिश बोलता है, ठीक है, तो कोई मिक्स बोलता होता है। प्रॉपर हिंदी, प्रॉपर संस्कृत, प्रॉपर उर्दू ये तो कोई भी नहीं बोलता होता है, फारसी भी बोलता होता है कोई। तो सबकी भाषाओं को मान्यता दी जानी चाहिए कक्षा में। एक समावेशी कक्षा है ही वे जिसमें सबकी भाषाओं को, सबकी संस्कृति को, सबकी धर्म को, सबको इज्जत दी जाए, वही आपकी समावेशी शिक्षा है और वही आपकी बहुभाषी शिक्षा है। बहुभाषी से मतलब बहुत सी भाषाओं का समायोजन है उस कक्षा में, सबकी भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगर कोई बच्चा संस्कृत में बात कर रहा है, मान लिए थोड़ी बहुत संस्कृत बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको डांट दिया जाएगा, उसकी भाषा को भी सम्मान दिया जाएगा, बराबर से क्लास में उसको भी सम्मान दिया जाएगा। किसी को भी, बच्चे को सक्रिय रहना है, बच्चे की किसी भी चीज़ पर रोक टोक नहीं करनी है। मातृभाषा हिंदी है। देखो सबसे पहले तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा उनको लक्ष्य भाषा तक पहुंचने में मदद करता है। अभी लक्ष्य भाषा कोई भी हो सकती है, हमारी मातृभाषा, क्योंकि हमारी जो राज्य भाषा है वो हिंदी है, ठीक है, और संस्कृत है, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, ये सब आपकी द्वितीय भाषा, ये द्वि भाषाओं में से या फिर लक्ष्य भाषा के अंतर्गत आ जाती हैं। तो मातृभाषा जो होती है मदद करती है लक्ष्य भाषा तक पहुंचने का, या द्वितीय भाषा तक पहुंचने का, या द्विभाषाई तक पहुंचने का। बच्चा मातृभाषा में ज़्यादा सीखता है क्योंकि वह अपने आस पड़ोस में, अपने घर में, अपने परिवेश में, समाज में ज़्यादातर अपनी मातृभाषा को ही सुनता है, इसीलिए वो मातृभाषा में ज़्यादा सीखता है। और मातृभाषा की सहायता से वे लक्ष्य भाषा तक या द्वितीय भाषा तक पहुंचने में मदद मिलती है, उसको सहायता से लक्ष्य भाषा सीखना सीख जाता है। ट्रांसलेशन करके, रूपांतरण करके, बहुत सारी तरकीब हैं। अब आ जाते हैं सभी भाषा का सम्मान। सभी भाषा का सम्मान ही है बहुभाषा। भाषा हमेशा सहायक होती है, बाधक नहीं होती है, ये बात याद रखना है। अगर हिंदी की क्लास में कोई बच्चा इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा है तो वो कोई गलत बात नहीं है, उसको डांटा नहीं जाना चाहिए। हर बच्चे की भाषा का सम्मान करना चाहिए, कोई भी भाषा गलत नहीं है, भाषा हमेशा सहायक होती है, बाधक नहीं होती है। अन्य विषय से भी भाषा का विकास संभव है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से भाषा का विकास संभव है। अब आ जाता है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है ये? तो मूल्यांकन है आकलन। बच्चे को देखकर बच्चे की रुचि, योग्यता के बारे में पता लगाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मूल्यांकन से ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज का क्लास बढ़िया रहा है। आपको आई होप समझ में आई होगी पूरी बात। यहाँ पर कोई इतना मुश्किल कुछ भी नहीं था, सारी चीज़ें ऐसी थी जो एक ही बार में समझ में आ जाएं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।